हेलो जी, दिस इज इज़ार, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। लेट्स गो टूवर्ड्स केएससी। तो केएससी की अगर बात करें तो हमारे पास अभी रिसेंटली इसने एक ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ पर जो इसने ब्रेकआउट दिया है उसके बाद इसको रीटेस्टिंग करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आई एम एक्सपेक्टिंग के कुछ जिस तरह के मैंने एरोस पहले बनाए हुए थे, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर जो सिनेरियो बनना चाहिए, अभी जो इसने ब्रेकआउट दिया है तो उसके बाद यहाँ पर कहीं रीटेस्टिंग करनी चाहिए इसको। देन मज़ीद इसको अगर इसने ब्रेकआउट कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन इसके लिए हमारे पास सिनेरियो क्या होगा, कहाँ पे रीटेस्टिंग करनी चाहिए इसको। या तो इस ट्रेंड लाइन पे रीटेस्टिंग करनी चाहिए जो मैंने ड्रॉ की है, या तो इसको रीटेस्ट करना चाहिए इस जोन में, जो सप्लाई जोन इसने ये डिफ़ाइन किया हुआ है, यहाँ पर रीटेस्ट करके दोबारा एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करना चाहिए। अभी हम देखें तो इसने रिसेंटली अपना ये जो रीसेंट हाई था, जो इसने लोअर हाई डिफाइन किया हुआ था, ये ब्रेक कर दिया हुआ है। अब ये एक लोअर लो की तरफ जा रहा है, हायर लो की तरफ जा रहा है, तो वो अब हमने देखना है कि ये कहाँ पर बनाता है। तो फिलहाल अगर हम फिब रिट्रेसमेंट के थ्रू देखें तो जो इसका बनता है हायर लो, वो तकरीबन इस ट्रेंड लाइन रिट्रेसमेंट में बनता है। जो इस ट्रेंड लाइन पे है इधर तकरीबन इसका जोन बनता है, जो कि 1,12,500 से 1,12,800 तक है। तो अगर तो यहाँ पर टैप करके ये ऊपर नहीं जाता तो ये एक जो लास्ट ऑप्शन बच जाएगी इसके पास, यहाँ पर टैप करने की बच जाएगी, जो कि जोन है 1,11,000 या 1,12,000 तक का जोन है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास केएससी का सिनेरियो है। अगर हम फीपी लीपी की तरफ जाकर देखें तो फीपी लीपी भी हमें, सॉरी फाइबर खोल लिया मैंने, तो फीपी लीपी की तरफ जाके देखें तो फीपी लीपी भी हमें कुछ इंडिकेशन इस तरह की दे रहा है कि जो ब्रोकर्स हैं या बैंक्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो सारी बाइंग पे हैं। प्लस सीमेंट सेक्टर में अगर देखें तो सीमेंट सेक्टर में हमारे पास जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं। तो ये सिनेरियो है हमारे पास। कमर्शियल बैंक्स वगैरह में हमारे पास इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली बैंक ऑफ पंजाब वगैरह। म्यूचुअल फंड्स भी बाइंग कर रहे हैं कमर्शियल बैंक्स में। तो इस तरह आप लोगों को यहाँ पे पता लग जाएगा कि किसका इंटरेस्ट कहाँ पे है। लेकिन जो ऑल इन ऑल है, म्यूचुअल फंड्स अभी हमारे पास डिफेंसिव स्टॉक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। जस्ट लाइक सीमेंट, जस्ट लाइक हमारे पास डिफेंसिव हो गया, लाइक फर्टिलाइज़र हो गया आपके पास, या और कोई सेक्टर्स हो गए, वो सिक्लिकल्स में ज़्यादा इन्वेस्टेड है। ये इनका यहाँ से रुझान पता लग रहा है। प्लस और हमारे पास कुछ आज की न्यूज़ क्या है, हमारे पास सबसे पहले जो डीजीकेसी की बात करें, हमारे पास डेरा गाजी खान सीमेंट ने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। ऑब्वियसली डिविडेंड अनाउंस ये करता भी नहीं है, मतलब ये डिविडेंड देने वाला शेयर भी नहीं है। ओवरऑल इसकी अर्निंग्स की बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में इसकी अर्निंग्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुई हैं, जो कि 8 रुपये की ईपीएस बनती है। तो मज़ीद अगर हम बात करें इसकी, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसके जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो इंक्रीज़ हुआ है। देन हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में से भी इंक्रीज़ हुआ है। और देन अगर ये हमारे पास तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ नेगेटिव है तो नो वरीज। तो ऑल इन ऑल बेसिक स्क्रीनिंग ये थी इसकी। बेस्ट वे सीमेंट्स की बात करें तो इसने हमारे पास 8 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। और इसकी अर्निंग्स की बात करें तो इसके पास टोटल कैपेसिटी ऑफ डिविडेंड थी तकरीबन 19.2 का ये डिविडेंड दे सकता था, लेकिन इसने हमें 8 रुपये का डिविडेंड दिया, विच इज़ गुड। हमने बेस्ट वे सीमेंट्स को पहले भी डिस्कस किया था कि एक डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक एंड सिक्लिकल दोनों है, तो आपको दोनों चीज़ें एक ही स्टॉक में मिल जाती हैं। ठीक है, तो मज़ीद इसकी ईपीएस तो इंक्रीज़ हुई है। मज़ीद इसके कैश फ्लोज़ अगर देखें तो हमारे पास कैश फ्लोज़ भी हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है। बाकी हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में डिक्रीज़ है, इसमें हमें कोई वरीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टिंग में भी डिक्रीज़ है, नो वरीज़। तो अब हमारे पास जो तीसरी चीज़ है वो हमारे पास इंटरलूप की रिपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर हाफ ईयर की, जो कि बहुत फजूल आई है। और इससे कंपनी को कहना फजूल तो नहीं होगा, लेकिन इसकी अर्निंग्स फजूल आई हैं इस दफ़ा। बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है, और 2.13 से 0.82 तक का डिक्लाइन देखने को मिला है। वजह क्या है मेजर, तो एक वजह में ये समझ में आ रही है कि इसकी कॉस्टिंग इंक्रीज़ हुई है। देन आगे हमें क्या नज़र आ रहा है, आगे हमें एज सच
जो नज़र आ रहा है वो है कि इन पे टैक्सेशन बहुत ज़्यादा लग रही है। मोस्ट प्रोबेबली के हुकूमत जो एक्सपोर्ट कंपनीज़ हैं उस पर टैक्सेशन ज़्यादा लगा रही है, जिसकी वजह से इन पर टैक्स ज़्यादा लग रहा है और इसकी ईपीएस जो है वो कम आई है। पहले भी इस पर टैक्स ज़्यादा लगा था जिसकी वजह से इसकी ईपीएस कम आई थी और दोबारा इस पर टैक्सेशन का मसला आ रहा है। कैश फ्लोज की बात करें तो एसेट्स की बात करें तो एसेट्स बिल्कुल ठीक हैं हमारे पास और लाइबिलिटीज़ भी ठीक हैं, इसमें कोई वरीज़ की बात नहीं है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस हमारे पास पॉजिटिव में था, लेकिन ओवरऑल इसका जो कैश फ्लो है वो अब नेगेटिव में चला गया है। इट इज़ अ रेड सिग्नल फॉर अ कंपनी टू इन्वेस्ट इन। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश फ्लो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और उसको तो हम बाद में देखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास यही एक रेड सिग्नल देखने को मिला है। तो इंटरलूप में भी फ़िलहाल मैं इन्वेस्टेड नहीं रहूँगा। प्लस अगर आपने मेरी इंटरलूप की वीडियो नहीं देखी तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इंटरलूप पे, तो आई गेस उसका नाम था इंटरलूप ILP इज़ डेड के नाम से। तो ये मेरी पहली वीडियो आ रही होगी, ये भी देख सकते हैं आप कि इसमें क्या मसला चल रहा था। प्लस मज़ीद हमारे पास MTL है। MTL का सुनने में आया कि इसने 45 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। 6 मंथ्स की इसकी EPS में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। 3 मंथ्स की इसकी EPS में थोड़ी बेटर है। बेसिक आपको बताना था कि क्या किस कंपनी में क्या चल रहा है और क्या इसकी डिविडेंड किसने दिया है, किसकी EPS इंक्रीज़ हुई है, किसकी EPS डिक्रीज़ हुई है। तो आपकी जो मेजर कंसर्निंग चीज़ होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि इंटरलूप पे रिसर्च करनी चाहिए कि इसकी EPS क्यों डिक्रीज़ हो रही है सिग्निफिकेंटली और काफ़ी ज़्यादा क्वार्टर से 2-3 क्वार्टर से डिक्रीज़ हो रही है। MTL के बारे में आपको देखना चाहिए इसका इस क्वार्टर या इससे पिछले क्वार्टर क्या दुश्वारियाँ पेश आई थी जिसकी वजह से इसमें आपको इसकी भी अर्निंग्स में डिक्रीज़ देखने को मिला है, बट स्टिल इट इज़ अ गुड कंपनी। प्लस आपको बेस्टवे सीमेंट्स को देखना चाहिए, कंसीडर कर सकते हैं उसको फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू अगर सिक्लिकल लेना हो और उसमें डिविडेंड भी लेना हो और कैपिटल गेन भी लेना हो तो बेस्टवे को देख सकते हैं। और DGKC को आप लॉन्ग टर्म मतलब एक सिक्लिकल के लिए देख सकते हैं, इसकी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। प्लस हमारे पास UBL है। UBL ने 11 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि तकरीबन अगर हम UBL का चार्ट देख रहे हैं तो 11 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है और आज इसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला है 5% का। वो क्यों है? जाहिर सी बात है, म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे बिग मनी ने यहाँ पर सेलिंग की है। डिमांड जब डिविडेंड सुन के डिमांड बढ़ी है तो लोगों ने यहाँ पर सेलिंग करना मतलब बिग मनी ने यहाँ पर सेलिंग करना स्टार्ट कर दी है। 11 डिवाइडेड बाय 394 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 2.8% का डिविडेंड दिया है। और अगर आपने 394 पे उठाया, अगर आपने महंगा उठाया है तो आपको डिविडेंड उस हिसाब से कम परसेंटेज आपके पास निकल के आएगी। तो UBL में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और आई एम एक्सपेक्टिंग कि मज़ीद थोड़े आपको यहाँ पर या तो कंसोलिडेट करने को मिल सकता है या तो आपको यहाँ पर मज़ीद या तो यहाँ पे कंसोलिडेट करने को मिल सकता है या तो यहाँ पे मज़ीद डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। देन ये अपनी इस रीजन पे सपोर्ट रीजन पे आ सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि बैंक्स गिर नहीं रहे इतने ज़्यादा, तो 20% की करेक्शन इज़ गुड विद रिस्पेक्ट टू अ बैंक जो कि जिसकी कैपिटलाइजेशन भी ज़्यादा हो। तो UBL में चूँकि डिक्लाइन देखने को मिला है तो KSE में भी हमें लास्ट जो 15-20 मिनट्स होंगे या फिर 1 आवर होगा उसमें डिक्लाइन देखने को ज़रूर मिला होगा। तो KSE 100 में भी हम देख लेते हैं, हमें ज़रूर KSE 100 में भी लास्ट 1 आवर में डिक्लाइन देखने को मिला होगा जी। लास्ट 3-4 घंटों में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये हमारा टेक है इस पर, और यहाँ पर मैंने आपको KSE के बारे में बता दिया है कि इसकी हमारे पास क्या सिचुएशन बन सकती है और क्या ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा ये हमें अब या तो इंटरेस्ट बताएगा लोगों का म्यूचुअल फंड्स का, या तो हमें ये अब जो है हमारे टेक्निकल्स बताएंगे या वक्त बताएगा कि इसमें क्या हमारे पास सिनेरियो बनता है। अभी फ़िलहाल इसने ब्रेकआउट किया है, तो ब्रेकआउट के बाद जब एक शेयर ब्रेकआउट करता है तो एक
आपके पास दोबारा पुल बैक लेता है, जिस तरह के हमने PRL में देखा कि अगर मैं इसको आपको डेली में दिखाऊं तो डेली में जब एक शेयर अपने डाउन फेज से अप फेज में कन्वर्ट होता है तो एक पुल बैक लेता है, जिस तरह के मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह ये एक डाउन फेज था और ये अपने एक अप फेज में कन्वर्ट हुआ, जिसने इसका ये हाई ब्रेक किया, ये जो हाई डिफाइंड था ये वाला, और देन हमारे पास हाई ब्रेक करके दोबारा एक छोटा पुल बैक आया हमारे पास। तो KSE में भी मैं यही सिचुएशन देखना चाह रहा हूँ कि ये एक हाई इसने तो ब्रेक किया है, तो यहाँ पर एक पुल बैक हमें देखने को मिलना चाहिए। अब वो पुल बैक हमें ट्रेंड लाइन पे मिले तो ज़्यादा हमारे पास वो एक्यूरेट होता है। जिस तरह के हम यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ मैं, तो यहाँ पर जो एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बनाऊँ अगर मैं, तो आप यहाँ पे देखें ये रीटेस्ट करता है उस ट्रेंड लाइन को, ठीक है। जिस तरह की ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन थी, ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद रीट्रेस करता है। आप इसमें फिब भी देखें तो फिब का लेवल भी यही बनता है, तो यही हमारे पास एक अच्छा सिनेरियो बनता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो आपका फिब लेवल बनता है वो भी तकरीबन इस ट्रेंड लाइन पे बनता है ये यहाँ पर। तो मोस्ट लाइकली जो आपका बाउंस बैक मिल सकता है वो यहाँ से मिल सकता है, जो कि जो कि रीजन है 112,540 से 112,797 या 800 तक का रीजन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मस्ट शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। फॉरेक्स कम्युनिटी हम बना रहे हैं जिसमें फ्री फॉरेक्स सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में उस कम्युनिटी का लिंक है। पहले हम फॉरेक्स सिखाएंगे, देन हम सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे। वीडियोस जो फॉरेक्स ही हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे ही बनेगी, और जो हमारे पास सिग्नल्स हैं वो ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लस अगर आपने फ्री ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो फ्री ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग प्रोडक्टिव टॉक कर रहे होते हैं, प्रोडक्टिव डिस्कशंस कर रहे होते हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मस्ट शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, और नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।